बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम लेक्चर है वो है पंचुएशन डिटेल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पंचुएशन को डिटेल से पढ़ेंगे कि बेसिकली पंचुएशन होती क्या है, कौन कौन से मार्क्स को पंचुएशन मार्क्स का नाम दिया गया है, उनको यूज़ किस तरीके से किया जाता है और फिर डिटेल के साथ जो इम्पोर्टेंट पंचुएशन मार्क्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं कि पंचुएशन क्या होती है। बच्चों, पंचुएशन refers to the use of symbols। ठीक है, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल जो है वो ये जो सिंबल्स का इस्तेमाल है ये पंचुएशन कहलाता है। किस में? राइटिंग के अंदर। ये सिंबल्स राइटिंग के अंदर क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? ताकि क्लैरिफाई किया जा सके मीनिंग को और इंडिकेट किया जा सके पॉजेस को और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस को। ठीक है, कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है उसके अंदर जो बात की जा रही है उसके अंदर पॉजेस, ब्रेक्स और जो मेन आइडिया है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई किया जा सके इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। ठीक है, किसी भी राइटिंग में पंचुएशन क्या होती है कि किसी सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और उस सिंबल से हम ये शो कर रहे होते हैं कि इसमें से ये जो राइटर बोल रहा है ये किस तरह बोल रहा है, कहाँ पर पॉज ले रहा है, कहाँ पर इसका ब्रेक है, ये सारा कुछ हम पंचुएशन के थ्रू शो करते हैं। पंचुएशन बहुत हेल्पफुल है हमें ये प्रोवाइड करने में कि जो राइटर है, जो लिखने वाला है, उसकी टोन कैसी है। ठीक है, क्या वो कौन सी टोन इस्तेमाल कर रहा है, ये हमें पंचुएशन मार्क से आइडिया होता है। हमें पता चलता है कि कहाँ पर वो एम्फेसिस पुट कर रहा है, कहाँ पे वो स्ट्रेस पुट कर रहा है, कहाँ पे वो चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, और रिटन लैंग्वेज की मेन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हमें पंचुएशन से ही पता चलती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं तो बोलते हुए तो पता चल जाता है कि हम लोग कहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं, मेरा एग्रेसिव मूड है, मेरा लाइट मूड है, मेरा पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है। तो इस तरह हम जब राइटिंग के अंदर इन चीज़ों को शो करवाना चाहते हैं तो हम ये पंचुएशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर पंचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के अंदर और ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाले जो पंचुएशन मार्क्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पीरियड, जिसको फुल स्टॉप भी कहा जाता है। ठीक है, पीरियड सबसे पहला क्या है? पीरियड, जिसको फुल स्टॉप का नाम दिया गया है। ये हमेशा किसी सेंटेंस के एंड में यूज किया जाता है मोस्टली केसेस में। ठीक है, इसकी दूसरी जो यूजेज है वो भी हम अभी पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल देखें, आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर गया, तो ये हमने पीरियड स्टार्ट्स एट 11 AM, तो ये देखें टाइम के साथ हम लोगों ने पीरियड्स का इस्तेमाल किया। कोमा, सेकंड पंचुएशन मार्क क्या है? कोमा। कोमा की पहचान भी आप देख सकते हैं कि कोमा किस तरह का होता है। ठीक है, कोमा को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कोमा को इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर से एक एक एलिमेंट को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हम ये इसलिए भी यूज कर सकते हैं कि हम किसी फ्रेजेस सेपरेट कर सकें। और हमने ये सारा कुछ करना क्यों होता है? ताकि हम पॉजेस को इंडिकेट कर सके अपने रिटन टेक्स्ट में। एग्जाम्पल देखें, शी टू वांटेड टू कम, शी फिर कोमा फिर टू वांटेड टू कम, वो भी आना चाहती थी। आफ्टर वर्क शी वेंट फॉर अ वॉक, तो ये देखिए आफ्टर वर्क एक फ्रेज है और ये क्लॉज है, तो फ्रेज और क्लॉज को भी सेपरेट करने के लिए हम लोग कोमा का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों हम सबको पता है क्वेश्चन मार्क कब यूज होता है? जब हम सवाल पूछ रहे होते हैं तो उसके सेंटेंस के एंड पर हम अपना क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और स्टार्ट में भी एक इंडिकेटर लग जाता है जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम इस क्वेश्चन में सवाल पूछ रहे हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क का ये साइन है, ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सरप्राइजेस और एम्फेसिस पुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सरप्राइज और एम्फेसिस पुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, वाओ, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग वाओ, ठीक है, दैट वाज अमेजिंग। एग्जांपल, बी केयरफुल, ठीक है, तो ये एम्फेसिस दे रहा है कि अपना ध्यान रखना है, बी केयरफुल, एहतियात से। कॉलन, बच्चों कॉलन की ये होती है निशान। ठीक है, ये कॉलन है। कॉलन को इंट्रोड्यूस करना, जब हमने लिस्ट इंट्रोड्यूस करवानी होती है तो उससे पहले हम लोग कॉलन इस्तेमाल करते हैं। कोई एक्सप्लेनेशन, कोई कोटेशन हमने ऐड करनी है तो हम उससे पहले कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखें, देयर आर 3 कलर्स। अब 3 कलर्स की जो लिस्ट है वो हम आगे मेंशन करने लगे हैं तो उससे पहले हम लोगों ने क्या मेंशन कर दिया? ये कॉलन मेंशन कर दिया। ही हैड 1 गोल, अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए आगे जो हम चीज ऐड करने लगे हैं जो पिछले पार्ट से कनेक्टेड है और वो इनकम्प्लीट होती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो उसको भी जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम अपना कॉलन यूज करते हैं। ठीक है, मीनिंग को एम्फेसिस देने के लिए। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आई हैव 1 गोल, आई हैव 1 गोल। अब इस 1 गोल को मैं एम्फेसिस देने लगी हूं तो मैं कहूंगी टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम अ डॉक्टर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? कॉलन यूज किया अपनी बात को एम्फेसिस देने के लिए। ठीक है,
सेमीकोलन, अगला है सेमीकोलन। तो सेमीकोलन का आप लोग साइन पहले देख लें कि सेमीकोलन में क्या होता है, एक पीरियड होता है और एक कोमा होता है, ठीक है। सेमीकोलन क्या करता है, दो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, दो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करता है कंपाउंड सेंटेंसेस में, ठीक है। यहाँ से आपको मैं एक और भी आइडिया देती हूँ कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किस में होती हैं, कंपाउंड सेंटेंस में होती है। तो ये कंपाउंड सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। देखिए, द सन इज शाइनिंग, सन शाइन कर रहा था, द बर्ड्स आर सिंगिंग, और बर्ड्स सिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे एंड के बजाय हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए। एंड भी यूज हो सकता है, ठीक है, फैन बॉयज में से भी कोई यूज हो सकता है, और सेमीकोलन भी यूज हो सकता है। शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट देन शी सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे सेमीकोलन यूज किया सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से पहले, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले। ये देन क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, जिससे पहले सेमीकोलन यूज होता है और बाद में कोमा। बेसिक इंट्रोडक्शन है पहले तमाम पंक्चुएशन मार्क्स का, तो प्लीज आप लोग एक नजर देख लें, फिर डिटेल से हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन कोटेशन मार्क्स, बच्चों कोटेशन मार्क्स क्या होती हैं, ठीक है। कोटेशन मार्क्स को किसी इन डायरेक्ट स्पीच को कोट करने के लिए, इनक्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट वर्क्स की हम लोगों ने टाइटल्स लिखने हैं तो उसको भी हम लोग कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। देखें, जैसे ये किसी डायरेक्ट स्पीच है, हेलो शी सेड, ठीक है। तो ये जो इसकी रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, इसको हम लोग इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं। तो किसी किताब का टाइटल भी अगर हमने लिखना है तो हम उसको इन्वर्टेड कोमास में पुट करते हैं। फिर आ जाओ अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी क्या होती है बच्चों, नाउन में पढ़ाया, प्रोनाउन में पढ़ाया, पोजेशन शो करने के लिए जो यूज होती है, ठीक है। और कभी कभी हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन की सेंस में भी यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस की सेंस में यूज करते हैं, और ओमिशन ऑफ लेटर्स, जैसे हम कैन नॉट को लिखते हैं कांट, तो ये हमने अभी है ओमिशन ऑफ लेटर्स के सेंस में। किस सेंस में, ओमिशन ऑफ लेटर्स की सेंस में। लेकिन अगर मैं यहाँ ऐसे यहाँ पे मैं किस सेंस में यूज कर रही हूँ, पोजेशन की सेंस में। तो अपॉस्ट्रोफी को हम पोजेशन और ओमिशन ऑफ लेटर्स कॉन्ट्रैक्शंस में भी यूज करते हैं। जैसे आई हैव को हम कैसे लिखते हैं, तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स है वर्ड्स की। उसके बाद बच्चों ये देखें, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, तो इट इज को लिखा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी को हम इस सेंस में यूज करते हैं। फिर बच्चों हाइफन, ठीक है, हाइफन कनेक्ट्स वर्ड्स इन कंपाउंड कंस्ट्रक्शन और जॉइंस सिलेबल्स ऑफ अ सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड के सिलेबल्स को, अब सिलेबल्स क्या होते हैं बच्चों, जब हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं ना, तो जितने ब्रेक्स हम लेते हैं वो एक एक सिलेबल होते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस के 3 सिलेबल्स है, ठीक है। तो जब हम कंपाउंड कंस्ट्रक्शन में, जैसे हम कंपाउंड कोई नाउन लिखते हैं तो उसके अंदर जब हम अपने 2 सिलेबल्स को अलग करते हैं तो हम हाइफन का यूज करते हैं, और उसको कनेक्ट करने के लिए, एक वर्ड बनाने के लिए हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसका ये साइन होता है छोटा सा। फिर है दिस इज अ 2 पार्ट सीरीज, तो ये देखें 2 पार्ट सीरीज, ठीक है। द वेल नाउन आर्टिस्ट इज कमिंग, तो ये के दरमियान में क्या लगा है, हाइफन। फिर आप लोग यहाँ पे देखिए डैश क्या होता है, डैश हमेशा हमें ब्रेक शो करवाता है, ब्रेक शो करवाता है थॉट के अंदर और एम्फेसिस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा कोई बात करे और उसके अंदर वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए रुकता है, ब्रेक लेता है, तो फिर हम उसमें क्या कहते हैं, डैश यूज करते हैं। ये एग्जांपल्स हाइफन की हैं, ये आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहता है अली सेड ही वाज कमिंग व्हेन के बाद मैंने डैश पुट किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये छोड़ के लिखा ही वॉज स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये डैश मैंने क्यों पुट किया, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि उस अपनी ना थॉट के अंदर और अपनी स्पीच के अंदर वो ब्रेक, उसने आगे बात नहीं की, या मैं बात लिखना नहीं चाह रही, तो इसको मैं यहाँ पे डैश इस सेंस में यूज करूंगी कि मैं अपनी थॉट में, अपने ख्यालात के अंदर मैंने यहाँ पे ब्रेक ले लिया, ठीक है। फिर आता है पेरेंथेसिस। बच्चों पेरेंथेसिस ये होता है, ये वाले ब्रैकेट्स, ठीक है। पेरेंथेसिस सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को कवर करता है अपने अंदर, ठीक है। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो होती है वो हम इसमें ऐड करते हैं। अब देखिएगा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन आप किसी चीज के बारे में ऐड करवाना चाह रहे हो, जैसे मैं कहती हूँ अहमद माय फ्रेंड, तो मैं इस ब्रैकेट्स के अंदर ये पेरेंथेसिस के अंदर लिखूंगी, ठीक है। नंबर और लेटर्स को आप अलग करना चाह रहे हो, ठीक है, फिर आप ये पेरेंथेसिस यूज करोगे नंबर्स को या लेटर्स को। जैसे मैं कहती हूँ आई रेड 3 पेजेस, ठीक है, फिर मैं कहती हूँ 391 to 394, तो ये मैंने क्या किया, नंबर्स को इधर राइटिंग से। क्लैरिफाइंग साइटेशंस, बच्चों साइटेशंस क्या होती है कि हम कोई रेफरेंस लिख रहे हैं, ठीक है, कि ये लाइन मैंने किधर से ली है। अक्सर औकात हम स्टेटस लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, हम कहते हैं
बंदे का नाम लिख देते हैं, शेक्सपियर, ठीक है। तो इस साइटेशन को भी लिखने के लिए हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। एक्रोनियम्स और एब्रीविएशंस, जैसे मैं कहती हूँ कि नाम्स, ठीक है, पहले मैं इससे पहले लिखती हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस और फिर मैं साथ में ये ऐड करती हूँ, तो ये देखें ये मैंने एब्रीविएशन और एक्रोनियम्स को इस तरीके से लिखना है पैरेंथेसिस में। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अलजेब्रा के अंदर आप लोगों ने देखे हुए कि जब आपको ज्यादा सारी वैल्यू दी जाती है 3 + 2 9, तो ये देखें ये पैरेंथेसिस यूज हुआ है। फिर एम्फेसिस और टोन शो करने के लिए भी ये यूज किया जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ, एग्जांपल्स देख लो इसकी। द टीम वन द गेम फाइनली, ठीक है, तो ये देखें एक्स्ट्रा लॉन्ग क्लोजिंग स्ट्रीक। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये देखें एक्रोनियम और एब्रीविएशंस को भी हम पैरेंथेसिस में। ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस में ये फर्क है कि जो पैरेंथेसिस है ना वो ये वाली होती है और जो ब्रैकेट्स होती हैं वो है टू इंसर्ट एक्सप्लेनेटरी और क्लैरिफाइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को क्लैरिफाई करने के लिए जो पीछे गिवन होती है यहाँ पे मजीद इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है कोटेशंस और स्टेटमेंट की फॉर्म में, ठीक है, जो ओरिजिनल मीनिंग को चेंज नहीं कर रही होती। और ये रीडर्स की हेल्प कैसे करती है कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो बात होती है, उसको एक्सप्लेन करवा देती है मजीद, और एम्फिकेशंस और इंसर्शंस, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ ही वॉज गोइंग, ही, फिर मैं इसके अंदर लिखना चाहती हूँ माई बेस्ट फ्रेंड वॉज गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ही वॉज गोइंग से बनिस्बत माई बेस्ट फ्रेंड जब ऐड किया मैंने ब्रैकेट्स के अंदर, तो इन्फो अच्छी मिल रही है और अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो रहा है। इस तरह फिर आपको कह रहे हैं वो एडिटोरियल कमेंट्स। एडिटोरियल कमेंट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर की कोई चीज बता रहे हो, ठीक है, न्यूज़पेपर की कोई इन्फो बता रहे हो और न्यूज़पेपर की इन्फो के अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज करोगे। ओमिशन, आपसे कुछ चीज छूट गई, आप कुछ लिख रहे थे, सेंटेंस लिख रहे थे, कुछ आपसे छूट गया, तो बस आप ये निशान लगा के उसके अंदर लिख सकते हो ऑप्शंस को शो करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ही हैज 2 ऑप्शंस, ए और बी। मैथमेटिक्स के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, ब्रैकेट के तौर पे यूज होता है साइटिंग मॉडिफिकेशन। देखें हम फॉर एग्जांपल हम रेफरेंस ऐड करते हैं कि ये लाइन मैंने इस किताब से ली है, ठीक है, और साथ ही मैं अपना कुछ ऐड करवाना चाह रही होती हूँ। मैं कहूँ कि लाइफ इज प्रीशियस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसके साथ यहाँ पे लिखती हूँ इन एवरी सिचुएशन, ये मैंने खुद से ऐड की। तो किसी साइटेशन के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जब आप ऐड करेंगे तो तब भी आप क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ये देखें द ऑथर रोट द पार्टिसिपेंट कंप्लीटेड द एक्सपेरिमेंट। अब पार्टिसिपेंट के बारे में यहाँ पे खुद से इन्फो लिख रहा है कि जॉन, तो ये इसको किस में लगेगा, जिससे हमें मीनिंग क्लैरिफाई हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो रही है कि पार्टिसिपेंट कौन था, तो जॉन, तो ये इसमें हमने क्या यूज किया, ब्रैकेट्स यूज किया, ठीक है। अब आ जाओ एक एक करके हम तमाम पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं उनका डिटेल देखेंगे। सबसे पहले आपको दिया जा रहा है कि वेयर टू ऑलवेज ऐड एंड ओमिट पॉइंट और फुल स्टॉप, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जितनी केसेस बताऊंगी उन केसेस में आपको हमेशा पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो मीन्स जब वहां पर कुछ और लगा होगा तो वहां आपने पॉइंट ही लगाना है, ठीक है, दूसरी चीजों को वहां पर आपने ओमिट करना है। देखें इनिशियल्स इन नेम्स, कभी कभी क्या होता है कि जो इनिशियल नाम होते हैं ना वो पूरे ओमिट कर दिए जाते हैं, फिर जब हम उनको उनकी जगह पे सिर्फ पहला वर्ड लिखते हैं तो उसके साथ हम पीरियड्स लगा देते हैं, ठीक है। तो ये किप्स की किताब कहती है कि इनिशियल्स के साथ जो पॉइंट का इस्तेमाल है यानी डॉट का इस्तेमाल है, ये आप लगाओ या ना लगाओ इसमें, ठीक है, ठीक है, लेकिन नेट कहता है कि लगा हुआ ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर लगा हो तब भी ठीक है, ना लगा हो तो तब भी ठीक है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कहती हूँ कि बाबर आजम, और फिर मैं इसमें ऐसे लिख देती हूँ इनिशियल मैंने खा के बस इसका बी लिख दिया, ठीक है। तो ये इस सेंस में भी ठीक है और इस सेंस में भी ठीक है। किप्स कहता है लगाओ इसके साथ या ना लगाओ, ठीक है, लेकिन नेट कहता है कि आपको इनिशियल के साथ लगाना है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पर बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट दी जाती है, ऑर्डर दी जाती है, कमांड दी जाती है, ठीक है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके एंड पर कौन सा साइन लगेगा। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क लग रही है, ठीक है। तो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें जिसमें कोई कमांड दिया जा रहा है, जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, जिसमें कोई मतलब हम कह सकते सजेशन दी जा रही है, पीरियड ही यूज करना है, ठीक है। फिर आ जाओ आगे, आफ्टर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। बच्चों देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, अच्छा बच्चों अब जो हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, बच्चों जो हमारे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपसे पूछ रही हूँ
कि व्हाट इज योर नेम। मैंने आपसे फॉर एग्जांपल पूछा कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अब मैंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, इसके एंड पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक डायरेक्ट सेंटेंस में आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, तो आप कहते हो शी आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, ठीक है। उसने बोला होगा कि शी सेड हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है। तो उसको इनडायरेक्ट वे में जब चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, शी आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क। तो अब यहाँ पर एंड पे पीरियड आएगा, फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आस्क्ड है ये शो कर रहा है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ दोबारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाने से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में हम लोग सेंटेंस के एंड पर फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद बच्चों एंड ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के एंड पर तो हमेशा आपको फुल स्टॉप या पीरियड लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो हर सेंटेंस के एंड पर आपको क्वेश्चन ये पीरियड लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है और देन अगला सेंटेंस स्टार्ट करना है। आफ्टर एब्रीविएशंस, बच्चों एब्रीविएशंस ऐसी एब्रीविएशंस जो जिसका फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आपने लिखा होता है, जैसे देखिए डॉक्टर, ठीक है, मिस्टर। अब मिस्टर है डॉट लगा के कि ये जो हमने लिखा ये एब्रीविएशन है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन बना दिया, ठीक है, डॉक्टर, मिस्टर। तो इस वजह से आपको जितने भी एब्रीविएशंस है उसके साथ क्या यूज करना है, डॉट यूज करना है, पीरियड यूज करना है, ठीक है। डेसिमल नंबर्स हमें पता है कि पॉइंट को शो करने के लिए हम पीरियड ही तो यूज करते हैं। 15.6, 7.3, ठीक है, 89.379 एग्रीगेट है मेरा, ठीक है। तो ये पॉइंट ही तो हम यूज करें, ठीक है। तो याद रखिएगा डेसिमल में, ठीक है, एब्रीविएशंस में, उसके बाद इनिशियल लेटर्स अगर आप फुल नहीं लिख रहे उसके बाद, और फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में, ठीक है, इन सब में आपको पॉइंट यूज करना है, फुल स्टॉप यूज करना है। फिर आ जाओ आप यहाँ पर अगली चीज में कि कहाँ कहाँ हमें यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ हमें पॉइंट यूज करना है, ठीक है। वही चीजें हैं। ये देखिए यूज अ पीरियड टू इंडिकेट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस, ये वही चीज है, मुझे लगता है डबल कॉपी हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी डेसिमल नंबर्स में भी एक्रोनियम्स। अब बच्चों एक्रोनियम्स क्या होती हैं, देखें एक होती हैं एब्रीविएशंस, ठीक है। एब्रीविएशंस को हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने डॉक्टर की एब्रीविएशन लिखी DR। एक होता है एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स क्या होता है कि हर वर्ड जो पूरा वर्ड है उसका पहला पहला अल्फाबेट, जैसे नासा, ठीक है। तो नासा के हर वर्ड के दौरान हम लोग पॉइंट लगाएंगे लेकिन एंड पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पहला पहला वर्ड जो है इससे इसका ये एक्रोनियम बना है, ठीक है। नम्स क्या है, नाम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, तो ये भी एक, ठीक है, ये भी एक एक्रोनियम है, इसको एक्रोनियम बोलते हैं। और एब्रीविएशन क्या होती है, जो हम लोगों ने एक वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, डॉक्टर, मिस्टर, ठीक है, ये उसकी एब्रीविएशन है। इसके एंड पर ये हमें बीच में क्या लगाना होता है, पॉइंट लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद है एंड ऑफ एन एब्रीविएटेड वर्ड। ये अभी मैंने आपको बताया कि एब्रीविएटेड वर्ड क्या होता है। जैसे प्रोफेसर का एब्रीविएशन क्या है, प्रूफ, और फिर यहाँ पे, ठीक है, प्रूफ और फिर यहाँ फुल स्टॉप, प्रोफेसर। टाइम, हाँ बच्चों टाइम में आपको मैंने बताया कि AM, ठीक है, और PM। जब आपको A फिर पीरियड फिर M फिर डॉट, फिर डायरेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। आप जब यूज करो 10 AM 11 PM, ठीक है, यहाँ पे भी आपको पीरियड यूज करना होता है। इनिशियल इन नेम्स मैंने आपको बता दिया। फिर आ जाता है, हाँ, जब आप पॉज इंडिकेट कर रहे हो, साइलेंस इंडिकेट कर रहे हो डायलॉग के अंदर, ठीक है, मोमेंट्स ऑफ साइलेंस इन रिटन डायलॉग। शी स्टेयर्ड एट हिम फॉर अ मोमेंट बिफोर रिप्लाइंग, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है, उसने उसको देखा, ठीक है, एक लम्हे के लिए वो उसको देखती रही, ये कहने से पहले कि मैं तुम्हें नहीं जानती, आई डोंट नो, ठीक है। अब इससे पहले डायलॉग में कोई बात नहीं हुई, रीडर सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि वो शी स्टेयर्ड एट हिम फॉर अ मोमेंट बिफोर रिप्लाइंग, तो यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया फुल स्टॉप और फिर हम ये आगे बात करेंगे, ठीक है। यानी जो डायलॉग के अंदर फुल स्टॉप पॉजेज वाला एरिया होता है जिसमें हमारे कैरेक्टर्स बात नहीं कर रहे होते, ठीक है, और जो लिख रहा है वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, ठीक है, तो उससे भी पहले हम लोग फिर क्या लिख देते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। फिर है बुलेट पॉइंट्स इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर जब आप बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में कुछ लिखते हो, जैसे ये देखें, आप कहते हैं द मेन पॉइंट्स आर, तो यहाँ पे आप लिस्ट मेंशन करने लगे हो, यहाँ पे तो आपने कॉलन यूज किया, लेकिन फर्स्ट पॉइंट,
सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो हर पॉइंट के एंड पे आप क्या यूज करोगे, पीरियड यूज करोगे, फुल स्टॉप यूज करोगे। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि द टॉपर्स वर, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहला है अलीना फ्रॉम स्वात करूंगी, फिर मैं सेकंड लिखूंगी, फिर मैं फुल स्टॉप पुट करूंगी, फिर मैं थर्ड लिखूंगी, फिर मैं फुल स्टॉप पुट करूंगी। बेसिकली इसका मतलब ये है बुलेट पॉइंट्स इन लिस्ट। ठीक है, उसके साथ हमें क्या ऐड करना है, हमें पॉइंट ऐड करना है। फिर बच्चों हमें कोमा कहाँ कहाँ यूज करना है। ठीक है, कोमा हमें कहाँ कहाँ यूज करना है। पहला, सबसे पहला पॉइंट जो है सेपरेटिंग आइटम्स इन अ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर जब आइटम्स को सेपरेट करना है तो हमने उसको कोमा से सेपरेट करना है। जैसे आई नीड टू बाय एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास, ठीक है, एंड ग्रेप्स। अब ये जो एंड से पहले वाला कोमा है ना, ये ऑप्शनल है, या ना लगाओ दोनों केसेस में। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, इससे पहले यानी ये जो लास्ट, सेकंड लास्ट आइटम से पहले, एंड से पहले आप कोमा लगाते हैं, ये ऑप्शनल है, ये आप लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको अगर लगाना है तो फिर आपको कंसेक्यूटिवली अपनी पूरे पैराग्राफ और अपनी पूरी बात में लगाना होगा। ठीक है, नहीं लगाना तो फिर सिरे से आपको पूरी बात में नहीं लगाना। फिर बच्चों कोमा का इस्तेमाल होता है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए। कोमा का इस्तेमाल क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन किस केस में, जब हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस फैन वॉइस से कनेक्ट हो। जब हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज में फैन वॉइस में से कोई एक लगा हो तो फिर उससे पहले हम कोमा लगा देते हैं। ठीक है, फैन वॉइस क्या है, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो और यट। ठीक है, मैंने आपको ऊपर एक, मैं आपको बाद में सेमी कॉलन का यूज बताऊंगी कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में हम सेमी कॉलन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर एंड नहीं मेंशन होता। जब एंड मेंशन है तो फिर आपने कोमा लगाना है। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, शी लाइक्स टू हाइक, ठीक है, फिर मैं लिख देती सेमी कॉलन, ही प्रेफर्स टू स्विम। देख सकते कि यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया लेकिन फैन वॉइस में से कोई वर्ड भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर शी लाइक्स टू हाइक एंड ही प्रेफर्स टू स्विम, तो ही से पहले कोमा लगेगा। ठीक है, जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करेंगे और वो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस फैन वॉइस से कनेक्ट होंगे तो उससे पहले हम कोमा लगाएंगे। अच्छा, इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स, यूज अ कोमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स सच एज इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस और एडवर्ब्स। ठीक है, अब इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस क्या होती हैं, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, या इस तरह का हम कोई भी इंट्रोडक्टरी कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन से मैं कहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर मैं लगाऊंगी, तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है जो मैंने अपनी बात कहने से पहले यूज किया। इसी तरह हाउएवर मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे यूज किया, फिर ही वॉज लेट टू द मीटिंग, मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे इन द मॉर्निंग यूज किया, आगे मैं बात कर रही हूँ। तो किसी भी इंट्रोडक्टरी फ्रेज को, किसी भी एडवर्ब को लिखने के बाद हम कोमा पुट करेंगे और फिर अगली वाली बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद है पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस। तो बच्चों पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, जिसको हम इस तरह इस ब्रैकेट के फॉर्म में शो करते हैं, टू सेट ऑफ नॉन एसेंशियल और पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि नॉन एसेंशियल इन्फो कौन सी होती है, नॉन एसेंशियल इन्फो वो होती है कि जिसको सेंटेंस में लिखने से आपके सेंटेंस का मीनिंग इतना चेंज नहीं होता कि अगर आप उसको ना लिखो तो आपके सेंटेंस का कोर मीनिंग जो होता है, सेंट्रल मीनिंग, वो चेंज नहीं होता। तो उसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल और एक्सप्रेशन, कोर और सेंट्रल मीनिंग जो चेंज ना करे, कोर एंड सेंट्रल मीनिंग डज बाय इट्स ओमिशन, उसको ओमिट करो तो आपके सेंटेंस का जो कोर मीनिंग होता है, सेंट्रल मीनिंग होता है, वो इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसी इन्फो को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल एक्सप्रेशन। देखें, माई फ्रेंड इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक, तो अब ये मैंने यहाँ पे जो दोनों कोमास से लिखा है, ये मेरी एक ऐसी इन्फो है जो नॉन एसेंशियल है। ठीक है, इसके ना लिखने से भी वही बात आ रही है कि माई फ्रेंड इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक, और इसको लिखूं तो माई फ्रेंड हु लिव्स इन पेरिस इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक। सेंटेंस का मेन मीनिंग क्या है कि मेरा फ्रेंड मुझे विजिट करेगा नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो और जो यहाँ पर हु लिव्स इन पेरिस क्या बता रहे हैं कि मेरा वो दोस्त जो पेरिस में रहता है वो मुझे विजिट करे नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक जो है यही हमारा मेन सेंटेंस है, विजिटिंग नेक्स्ट वीक, मेन मीनिंग के लगाने या ना लगाने से सेम ही रह रही है। ठीक है, द कंसर्ट सरप्राइजिंगली वॉज कैंसल्ड। ठीक है, तो अब द कंसर्ट वॉज सरप्राइज्ड, एक ही तो मीनिंग है कि कंसर्ट जो था, सॉरी, द कंसर्ट वॉज कैंसल्ड का मीनिंग क्या है कि कैंसल्ड हो गया, जो कंसर्ट था वो कैंसिल हो गया। अब ये सरप्राइजिंगली का जो वर्ड है ये लगाने से नॉन एसेंशियल इन्फो है, तो इससे पहले भी हम कोमा लगाएंगे, बाद में भी कोमा लगाएंगे। ठीक है, बिकॉज इसके लगाने से हमारे सेंटेंस का मेन मीनिंग चेंज नहीं हो रहा और इसके रिमूव करने से भी सेंटेंस का मेन मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसी इन्फो को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, और इनको हम दोनों साइड से कोमा के अंदर इनक्लोज करके लिखते हैं।
बच्चों कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ठीक है, याद रखिएगा जितने भी कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं हमारे, हाउएवर, देयरफॉर, नेवर, मीनवाइल, ठीक है, मोर ओवर, मीनवाइल, मीनवाइल हो गया, ठीक है, मोर ओवर हो गया, इन एडिशन हो गया, विद हो गया, टुगेदर हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले हम लगाते हैं सेमीकोलन, और कंजंक्टिव एडवर्ब के फौरन बाद हमें कोमा लगाना होता है। याद रखिएगा, कंजंक्टिव एडवर्ब के फौरन बाद हमें क्या लगाना होता है, कोमा लगाना होता है। तो याद रखिएगा कि हमें हमेशा कंजंक्टिव एडवर्ब्स के बाद भी कोमा लगाना है। जैसे देखिए, शी स्टडीड हार्ड, हाउएवर, हाउएवर क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब है, इसके बाद यहाँ पे ये कोमा यूज हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कंजंक्टिव एडवर्ब्स के बाद भी हमें कोमा यूज करना होता है। फिर आ जाता है अपोजिटिव्स। बच्चों अपोजिटिव्स क्या होते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया कि अपोजिटिव्स क्या होते हैं कि नाउन एज अ सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो या नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो, एक्स्ट्रा इन्फो दी जाती है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फो दी जाती है और उसको उसको ये कोमास के अंदर रखा जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारी अपोजिटिव्स हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखें, माय फ्रेंड द डॉक्टर इज कमिंग ओवर। अब माय फ्रेंड के बारे में ये एक एक्स्ट्रा इन्फो दी जा रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फो है ना, रीफ्रेम कर है। क्या बोलते हैं अपोजिटिव को, एक और नाम भी आप देख सकते हो, दैट रीनेम द नाउन, जो नाउन को दोबारा कोई नाम दे रहा है, सेंटेंस में नाउन को दोबारा से रीनेम कर रहा है। माय फ्रेंड द डॉक्टर इज कमिंग ओवर, तो ये माय फ्रेंड कौन, जो डॉक्टर है, कमिंग ओवर, तो ये अपोजिटिव है। अपोजिटिव को भी आपको हमेशा ये कोमास के अंदर इनक्लोज करना होता है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ फ्रांस क्या है, पेरिस, तो कैपिटल ऑफ फ्रांस एक नाउन बताया जिसको यहाँ पे इन्होंने अपोजिटिव की फॉर्म में दोबारा से रीनेम किया है कि पेरिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है। तो आपने अपोजिटिव्स को दोनों तरफ से कोमास की फॉर्म में अंदर लिखना होता है, ठीक है। फिर बच्चों एड्रेसेस और डेट्स, जब आपने एड्रेस को और डेट को लिखना होता है तब भी आप कोमास यूज करते हैं। देखें, सेपरेट पार्ट ऑफ एन एड्रेस और एलिमेंट्स, ठीक है, देखें, शी लिव्स इन न्यूयॉर्क, ठीक है, फिर ये कोमा लिखा और फिर दोबारा न्यूयॉर्क। इस तरह द इवेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 5/2023, दिसंबर 5/2023, ठीक है। लेकिन आपको जब अगर डेट ऐसे दी हो 5 दिसंबर 2023, तो याद रखिएगा हम इस तरह जो हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ना, उनके साथ फिर हम कोमा, ये डॉट भी यूज नहीं करते, कोमा भी यूज नहीं करते, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जब हमें दिए होते हैं तो फिर हम उनके साथ डॉट यूज नहीं करते, ठीक है, ना ही कोमा यूज करते हैं। लेकिन जब हमने इस सेंस में लिखना है, 5 नहीं, पहले हमने लिखा दिसंबर, फिर हमने लिखा 5, फिर 2 था, फिर आप यहाँ पे कोमा यूज करोगे, ठीक हो गया। बात को अंडरस्टैंड करें। कोटेशंस, बच्चों जब कोटेशंस आपने इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो अपनी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट करने से पहले आप यहाँ पे कोमा यूज करते हो, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद और रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमास वाली स्पीच को लिखने से पहले आपको कोमा पुट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देख लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा आधा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ होता है और आधा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, अपनी रिपोर्टिंग स्पीच को लिख देते हैं और दोनों पार्ट्स को हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही लिख रहे होते हैं और दोनों पार्ट से पहले हमें कोमास लगाने पड़ते हैं। फिर इस चीज को गौर रखिएगा, ठीक है। आई एम फाइन, ठीक है, आई एम फाइन, सारा सेड डोंट वरी, तरीके से है कि ये मेरा है रिपोर्टिंग स्पीच और कुछ पार्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच का वो ये लिखा हुआ है और कुछ पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का ये लिखा हुआ है। तो दोनों को मैंने किस चीज से सेपरेट किया, या आप देख सकते हैं दोनों को मैंने कोमा से सेपरेट किया, ठीक है। मेन बात जो थी वो ये थी कि आपको कोटेशंस को किस तरीके से सेपरेट करना है कोमा की फॉर्म में। डायरेक्ट एड्रेस, बच्चों डायरेक्ट एड्रेस क्या होता है, जब आप किसी को ना मुखातिब कर रहे होते कि सर कुड यू प्लीज लिसन मी फॉर अ मिनट, ठीक है, तो सर बोलने के बाद आप कोमा यूज करते हैं। आर यू फाइन, ठीक है, हेलो, विल यू बी माई फ्रेंड, ठीक है। तो आपने हर एक डायरेक्ट एड्रेस के बाद क्या पुट करना होता है। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या बताया, किसी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब हमने लिखना होता है, लेकिन किस सेंस में, देखिए जब हमारा पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज आए, ठीक है, सॉरी पहले डिपेंडेंट क्लॉज आए। अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किस तरीके से हमने कोमा के थ्रू सेपरेट करना है।
बच्चों जब हमारा पहले कोई डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए और उसके बाद कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो फिर डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं। मींस अगर पहले आपको कोई डिपेंडेंट क्लॉज गिवन हो, क्लॉज, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आप कह सकते हैं क्योंकि ये हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद हो इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो फिर आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, कोमा यूज करना है। फिर आपको डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए कोमा यूज करना है, ठीक है। लेकिन इन केस पहले आप क्लॉज गिवन हो और फिर आगे डिपेंडेंट क्लॉज गिवन हो, करने के लिए आपको किसी भी कोमा का इस्तेमाल नहीं करना, वो गलत होगा, ठीक है। पहले आपको डिपेंडेंट क्लॉज दिया हो फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज दिया हो तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आपको कोमा यूज करना है। लेकिन अगर पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और फिर डिपेंडेंट हो तो फिर आपको कोई कोमा यूज नहीं करना है। एग्जांपल देखें, बिकॉज शी स्टडीड हार्ड, तो बिकॉज क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो मींस ये हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज सेपरेट किया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से। ऑल्दो क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, मींस ये हमारी हो गई डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज से तो हम कोमा यूज करेंगे, ठीक है। किसी डिपेंडेंट क्लॉज को जब फॉलो करेगा कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज तो फिर हम बीच में कोमा यूज करेंगे। लेकिन अगर पहले कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, ठीक है, अगर ये सेंटेंस इस तरह होता है, शी पास द एग्जाम बिकॉज शी स्टडीड हार्ड, तो फिर हम कोई कोमा यूज ना करते। लेकिन पहले बिकॉज शी स्टडीड हार्ड आया है तो फिर हम कोमा यूज करके अगला इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखेंगे। कंपैरिजंस, बच्चों कंपैरिजंस क्या होता है, देखिए कंपैरेटिव सेंटेंसेस में भी हम कोमा यूज करते हैं। योर एसे इज गुड बट हर्स इज एक्सेप्शनल, तो एक तो यहाँ पर ये चीज आ सकती है कि देखें बट आ गया फैन बॉय से पहले हमने वैसे भी कोमा यूज करना है, ठीक है। ही इज टॉल अनलाइक हिज ब्रदर, तो ये एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन वर्ड्स में ये जो कंपैरेटिव वर्ड्स गिवन होते हैं इससे पहले आपको कोमा यूज करना है, ठीक है। कंपैरिजन फॉर्म में भी आपको कोमा यूज करना है। नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस, बच्चों एक रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती है, एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव होती है। रिस्ट्रिक्टिव वो होती है जिसके लिखने से हमारे सेंटेंस का कोर मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जबकि नॉन रिस्ट्रिक्टिव कौन सी होती है कि अगर आप उसको ओमिट कर दो ना लिखो, छोड़ दो, तो आपके जो सेंटेंस का सेंट्रल मीनिंग होता है, जो कोर मतलब होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। तो इस तरह के क्लॉज को हम कहते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव। देखें, माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर लिव्स इन चिकागो, तो अगर मैं ये कहती हूँ कि माई ब्रदर लिव्स इन चिकागो, तो मेरा भाई चिकागो में रहता है, और अगर मैं साथ में ये इन्फो लिख दूं हु इज अ डॉक्टर, मेरा भाई जो डॉक्टर है वो चिकागो में रहता है, तो मेन मीनिंग सेंटेंस का क्या है कि मेरा भाई चिकागो में रहता है। अब वो मेरा भाई जो डॉक्टर है, ये इन्फो कौन सी है, ये एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। तो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को लिखने से पहले हम इससे पहले भी कोमा लगाते हैं और इसके बाद भी कोमा लगाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ शो किया कि यहाँ इसके लिखने या ना लिखने से सेंट्रल मीनिंग सेंटेंस का चेंज नहीं हो रहा, तो ये एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को हमें बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए स्टार्ट में भी कोमा यूज करना है और एंड पे भी इसके कोमा यूज करना है। फिर है द नॉवल, ठीक है, द नॉवल इज गेनिंग पॉपुलैरिटी, नॉवल मशहूर हो रहा है। अब इसके साथ हमने ये इन्फो लिख दी, विच वॉज पब्लिश्ड लास्ट ईयर, जो पिछले साल पब्लिश किया गया था वो फेमस हो रहा है। तो विच वॉज पब्लिश लास्ट ईयर एक कौन सी इन्फो है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, ठीक है। इससे मीनिंग चेंज नहीं हो रहा सेंटेंस का, मेन मीनिंग सेंटेंस का यही है कि जो नॉवल है वो फेमस हो रहा है, ठीक है। तो इसको लिखने से पहले हम इससे पहले भी कोमा लगाएंगे और इससे बाद में भी कोमा लगाएंगे। तो याद रखिएगा नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस को भी बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है हमें नाउन के बारे में, उसको सेट ऑफ करने के लिए हम लोग कोमास का यूज करते हैं। बच्चों जब आपने कंट्रास्ट शो करना है, कंट्रास्ट क्या होती है, देखिए शी लाइक्स हाइकिंग नॉट कैंपिंग, तो ये नॉट से पहले आपने लगा दिया कोमा। हिज स्ट्रेंथ्स लाई इन क्रिएटिविटी नॉट एनालिसिस, तो इससे पहले आपने कोमा लिख दिया, ठीक है। तो जब आपने कंट्रास्ट शो करना है, जब आपने कहना है कि एक चीज ऐसी है दूसरी ऐसी है, कंपैरिजन में भी और कंट्रास्ट में भी, ठीक है, दो आइडियाज के दरमियान। बच्चों डायरेक्ट स्पीच टैग्स, डायरेक्ट स्पीच टैग्स क्या होते हैं, यूज कोमा आफ्टर अ वर्ब ऑफ सेइंग व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ कोटेशन, ठीक है। अभी हमने ऊपर बात की कि जब भी हम किसी रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करते हैं, ठीक है, और अपनी रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कोमास वाला पार्ट लिखते हैं तो उससे पहले कोमा लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह लेट्स गो के बाद कोमा और फिर हमारी आगे ये जो शी शाउटेड है ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। एम्बिग्विटी, देखो अक्सर औकात ना कंफ्यूजन से खुद को बचाने के लिए हमें चाहिए कि हम क्लियरली कोमास मेंशन करें। अब देखें, आई लव माई पेरेंट्स, ठीक है, लेडी गागा एंड टेलर स्विफ्ट। अब इसमें क्या मतलब है कि माई अलग है, कोई लेडी गागा अलग है और टेलर स्विफ्ट अलग है और वो सबसे प्यार करता है। लेकिन अगर वो इस सेंटेंस में कि आई लव माई पेरेंट्स एंड लेडी गागा एंड टेलर स्विफ्ट, ठीक है, अब यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है कि माई पेरेंट्स एंड लेडी गागा,
मतलब ये एक रिलेशन शो करे कि ये दोनों हो सकता है एक ही यूनिट हो, सिंगल यूनिट हो, लेकिन यहाँ कोमा बता रहा है कि ये दो सेपरेट हैं। ठीक है, तो एम्बिग्विटी से बचाने के लिए हम रिटर्न में ये चीज करते हैं कि हम अपने आप को कंफ्यूजन से बचा सके। जब कभी भी आपके सेंटेंस में टू आ जाए तो उससे पहले आपको कोमा यूज करना है। एग्जाम्पल देखें, शी लाइक्स हाइकिंग टू, तो टू से पहले कोमा। आई एंजॉयड द मूवी टू, तो इससे पहले कोमा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। जब ये यूज अ कोमा बिफोर टू व्हेन इट अपीयर्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ये सुन ले, आपको तब यूज करना है कोमा टू से पहले जब टू सेंटेंस के एंड पर आएगा। ठीक है, जब टू सेंटेंस के एंड पर आएगा तब आपको यूज करना है, इससे पहले क्या, कोमा। आफ्टर सर्टेन इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, कुछ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद, जैसे वेल, वेल के बाद कोमा, नाउ के बाद कोमा, इंडीड के बाद कोमा। ठीक है, याद रखिएगा कि मतलब आपने जब यस भी कहना है ना, यस आई एम एग्री, तो ये भी एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसके बाद भी कोमा। नो, ठीक है, नेवर, इन सब जब इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के तौर पे आप यूज करें, उनके बाद आप क्या यूज करोगे, कोमा यूज करोगे। नाउ, इट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, तो ये नाउ के बाद कोमा। वेल, वेल के बाद कोमा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब आपने इंट्रोडक्टरी वर्ड्स यूज करने तो उसके बाद आपको कोमा यूज करना है। अब बच्चों मैं आपको बताती हूँ एक और कोमा का जो यूज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव से रिलेटेड है। बच्चों हमने एडजेक्टिव में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े थे, जिसके लिए हमने ओसेस कॉम का वर्ड यूज किया कि जब हमें एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स गिवन हो तो हमें किस ऑर्डर में लिखने होते हैं, ओसेस कॉम। ठीक है, ओपिनियन, साइज, कलर। बच्चों जब हमें एक एडजेक्टिव, ठीक है, एक एडजेक्टिव ओपिनियन का गिवन हो, इनके स्पेलिंग में मैं हमेशा गलती करती हूँ, ओपिनियन का हो, एक शेप का हो, एक साइज का हो, ठीक है, लिखना हो, जिस तरह मैं लिखूं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्मॉल टी कप। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा, पहले मैंने ओपिनियन लिखा, फिर मैंने साइज लिखा। ठीक है, फिर ये मेरा जो पर्पस था कप का, तो इसमें मैंने कोई कोमा नहीं यूज करना, ब्यूटीफुल स्मॉल टी कप, क्योंकि ब्यूटीफुल एक ओपिनियन वाला एडजेक्टिव है, स्मॉल साइज वाला एडजेक्टिव है, दो डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं, तो इनके दरमियान में कभी कोमा का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखना है। लेकिन अगर मैं ओपिनियन के कोई से दो एडजेक्टिव या तीन एडजेक्टिव यूज करती हूँ, साइज के कोई दो से तीन एडजेक्टिव यूज करती हूँ, ठीक है, तो एक एक पार्ट के यानी एक काइंड के एडजेक्टिव्स अगर दो तीन आप यूज करो फिर आप बीच में कोमा लगाओगे। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं कहूंगी कि ब्यूटीफुल अट्रैक्ट, अब मुझे बताएं ब्यूटीफुल भी ओपिनियन है, अट्रैक्टिव भी ओपिनियन है, तो मैंने दोनों के दरमियान कोमा लिख दिया क्योंकि ये दोनों जो है ये ओपिनियन से ताल्लुक रखते हैं। ये दोनों क्या, रेड स्मॉल टी कप। ठीक है, ओसेस कॉम पे कलर पहले आता है ना, शेप बाद में, साइज बाद में आएगा, OSAS, ओसेस। चलो इसको आप देख लेना अभी, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रही हूँ वो क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर एक एडजेक्टिव के आपको, एक टाइप ऑफ एडजेक्टिव के आपको दो तीन दिए जा रहे हैं तो फिर आप कोमा यूज करोगे, लेकिन आपको अगर डिफरेंट एडजेक्टिव्स ही दिए जा रहे हैं साइज, ओपिनियन, शेप वाले, तो फिर आप उसके दरमियान कभी कोमा यूज नहीं करते, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा इस चीज का। फिर बच्चों हमारा अगला है कि हमें कहाँ कहाँ सेमी कॉलन यूज करना है। ठीक है, सेमी कॉलन का इस्तेमाल हमें कहाँ कहाँ करना है। तो बच्चों सेमी कॉलन का ये होता है सिंबल, ठीक है, एक पीरियड होता है और एक कोमा होता है। अच्छा, बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, बच्चों जब आपने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करना होता है, ठीक है, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान कोई भी फैन बॉयज का वर्ड मेंशन नहीं होता, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो मेंशन ना हो, डिपेंडेंट क्लॉजेस को किससे कंप्लीटली ज्वाइन करोगे, सेमी कॉलन से। ये देखें, शी लव्स हाइकिंग और स्विमिंग, कोई एंड नहीं लगा, कोई फॉर, और, नॉर, बट, येट, सो नहीं लगा, तो हम सेमी कॉलन यूज करेंगे। द वेदर वॉज स्टॉर्मी, ठीक है, नेवरदलेस दे डिसाइडेड टू गो आउट। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिसको किसी भी फैन बॉयज में से किसी वर्ड ने कनेक्ट ना किया हो, ना ही उसको एंड ने कनेक्ट किया हो, ना ही फॉर ने, ना ही बट ने, ना ही और ने, ना ही येट ने, ना ही सो ने, तो उस तरह के दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज करेंगे। बड़ा बड़ा ये लिखा हुआ है, कंप्लीट सेंटेंसेस विदाउट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो क्या है ये, फैन बॉयज। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा कहाँ हमें सेमीकोलन यूज करना है, कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले। हर कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद हमें क्या यूज करना है,
कोमा यूज करना है और कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले हमें सेमीकोलन यूज करना है। अब कंजंक्टिव एडवर्ब्स हाउएवर, देयरफॉर, थस, लाइकवाइज, मोरओवर, सडनली, कॉन्सिक्वेंटली, इनफैक्ट, फाइनली, इंडीड, फाइनली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपने कैसे लिखना है सेंटेंस में? सेंटेंस के सेंटर में जब आएगा, स्टार्ट की बात नहीं कर रही ये, इसलिए मुझे कैपिटल नहीं लिखना वर्ड। ठीक है, सेंटेंस के सेंटर में जब आएगा तो इससे पहले आप सेमीकोलन यूज करते हो और इसके बाद आप कोमा यूज करते हो। यहाँ पे कोई भी कंजंक्टिव एडवर्ब हो सकता है, कोई भी कंजंक्टिव एडवर्ब हो सकता है। उसको आपको लिखना कैसे है कि उससे पहले आपको सेमीकोलन लगाना है और उसके बाद आपको कोमा लगाना है। ठीक है, ये करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है कंजंक्टिव एडवर्ब का। और यहाँ पे हमारा रूल बन जाता है कि हमें कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले क्या लगाना है? कॉलन लगाना है। शी वांटेड टू गो टू द कंसर्ट, कॉलन, सेमीकोलन, हाउएवर शी हैड अदर कमिटमेंट्स। शी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, सेमीकोलन, देयरफॉर, कोमा, ही वाज प्रेज्ड फॉर हिज एफर्ट्स। तो देखें कि हाउएवर से पहले भी सेमीकोलन, फिर कोमा, और देयरफॉर से भी पहले सेमीकोलन एंड फिर कोमा। अच्छा, तीसरी चीज आपको सेमीकोलन का यूज कहाँ करना है? क्लैरिफाइंग लिस्ट और यूज सेमीकोलन बिटवीन आइटम्स इन अ सीरीज कंटेनिंग इंटरनल पंक्चुएशन। जब आपको किसी ऐसी इन्फो को सेपरेट करना है जिसमें ऑलरेडी कोमा का इस्तेमाल हो चुका है, दूसरी पंक्चुएशंस का इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपको उस लिस्ट को सेपरेट करना है एक दूसरे से और उसमें जो लिस्ट में चीजें मेंशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। देखिए एग्जांपल, एटम्स आर लॉन्ग और कंटेन कोमास। देखें, द टीम मेंबर्स इंक्लूडेड, ठीक है, टीम मेंबर्स में इंक्लूड थे कौन कौन? यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे कॉलन आना चाहिए क्योंकि आगे लिस्ट मेंशन होने लगी है। ठीक है, सारा द प्रोजेक्ट मैनेजर, सारा के बाद कोमा है, फिर लिखा है द प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर लिखना है हमें सेमीकोलन, फिर जेम्स है जो क्या है? डेवलपर है, फिर हमने लगाया एंड से भी पहले सेमीकोलन, एंड फिर लीजा द डिजाइनर, लीजा द डिजाइनर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने इस लिस्ट को मेंशन किया। ठीक है, लिस्ट को हमने कैसे मेंशन करना है कि जब हम लिस्ट के अंदर ऑलरेडी ये पंक्चुएशन मार्क कोमा मौजूद है लेकिन डिफरेंट चीजों का जिक्र हो रहा है। सारा है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जेम है वो डेवलपर है और लीजा डिजाइनर है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे? सेमीकोलंस का यूज करेंगे। ठीक है, आई विजिटेड कराची सिंध, सेमीकोलन, पिशावर केपीके, सेमीकोलन, एंड कोयटा बलोचिस्तान। अब कराची जो है सिंध का कैपिटल है, पिशावर केपीके का कैपिटल है, कोयटा बलोचिस्तान का कैपिटल है। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोविंस उसका कैपिटल, फिर सेमीकोलन, फिर दूसरा प्रोविंस उसका कैपिटल, फिर तीसरा प्रोविंस और उसका कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह की इन्फो को आपस में सेपरेट करने के लिए जब उसके अंदर इंटरनली अपनी पंक्चुएशन कोमा की फॉर्म में यूज भी हुई है तो हम फिर सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, आपको कॉलन कहाँ कहाँ यूज करना है बच्चों? कॉलन, अब कॉलन ये होता है सेमीकोलन, सेमीकोलन, ये क्या है? कॉलन, ये क्या है? कोमा, और ये सबको पता है पी या फुल स्टॉप। ठीक है, अब आपको कहाँ कहाँ कॉलन यूज करना है बच्चों? कॉलन क्या होता है? जब आपने किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है, किसी लिस्ट का आप जिक्र करने लगे हैं तो इस लिस्ट को लिखने से पहले आप कॉलन लगाएंगे। देखें, देयर आर 3 थिंग्स आई लव, 3 चीजें जिनसे मुझे मोहब्बत है, लिस्ट आगे मेंशन करने लगी हूं तो कॉलन लगाया, म्यूजिक, बुक्स एंड ट्रेवल। तो म्यूजिक के बाद कोमा, बुक के बाद कोमा। ठीक है, ये बुक के बाद एंड से पहले वाला कोमा ऑप्शनल है, आप लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है। ठीक हो गया? तो किसी लिस्ट को मेंशन करने से पहले, लिस्ट का नाम लिखने से पहले हम क्या लगाएंगे? कॉलन। अब सेकेंडली, जब हमने इंट्रोड्यूसिंग एक्सप्लेनेशंस और क्लैरिफिकेशंस, ठीक है, आपने अपनी पिछले पार्ट ऑफ द सेंटेंस की, तो आप कॉलन यूज करोगे। द रीजन इज सिंपल, रीजन सिंपल है, आई फॉरगेट टू सेट माई अलार्म, मैं अपना अलार्म सेट करना भूल गया था। रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए जो आगे वो वर्ड्स यूज करेगा उसको हम कॉलन से लिखेंगे। क्लैरिफिकेशन दे रहा है, मजीद एक्स्ट्रा इन्फो दे रहा है अपनी पिछली बात को कंप्लीट करने के लिए। या सिंपल आप ये भी कह सकते हो, जब हमारी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज रिलेट कर रही हो, अगली इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो पिछली इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्टेड है, उसके बगैर वो नहीं है, बल्कि उसमें जो इन्फो है वो पिछली बात से मुकम्मल तौर पर रिलेट करिए, तो फिर आप कॉलन यूज करोगे। ठीक है, फिर आ जाता है इंट्रोड्यूसिंग कोटेशंस। कोटेशंस को इंट्रोड्यूस करने से पहले देखें, शी ऑलवेज रिमेम्बर्ड व्हाट हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसको हमेशा याद रहता है उसकी ओके बच्चों, तो जब कभी भी आपने कोटेशंस को इंट्रोड्यूस करवाना है तब भी आपने कॉलन लिखना है। जैसे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, शी ऑलवेज रिमेम्बर्ड व्हाट हर ग्रैंड मदर टोल्ड ही हर। ठीक है, तो अब उसकी ग्रैंड मदर ने उसको क्या कहा था, जो ग्रैंड मदर के अल्फाज हैं वो लिखने से पहले आप कॉलन लगाओगे। ठीक है, एंड उस अल्फाज को आप इन्वर्टेड कोमास में पुट करोगे।
ठीक है। फिर है कॉलन हम यूज करते हैं एग्जाम्पल्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो ये वही चीज है कि जब आपने लिस्ट बतानी होती है, ठीक है, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट। अब आपने कॉलन लगाया ना, आपने तीनों जगहों के नाम लिख दिए, पेरिस, रोम एंड टोक्यो, ठीक है। देन बच्चों इंट्रोड्यूसिंग सबटाइटल्स। अब सबटाइटल्स क्या होते हैं, आपने कॉलन यूज करना है सबटाइटल्स को सेपरेट करने के लिए। आप कह रहे हैं द आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है, अ गाइड टू परफेक्टिंग योर क्राफ्ट। अब आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि बेसिकली जो आर्ट है राइटिंग का, उसका क्या इफेक्ट होता है, वो एक गाइड है अपनी राइटिंग को, अपनी क्राफ्ट को परफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने मेन टाइटल को, फॉर एग्जाम्पल आप किसी मेन टाइटल को सब टाइटल से अलग करें, ये किताब का मेन टाइटल हो सकता है एंड ये उसका सब टाइटल हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी मेन टाइटल को उसके सब टाइटल से सेपरेट करने के लिए भी आपने कॉलन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं किसी किताब का नाम लिख दो, फॉर एग्जाम्पल अल्केमिस्ट, बेस्ट फॉर परसुइंग विशेस। तो अब मैंने इसके साथ यहाँ पे इसका एक सब टाइटल खुद से ऐड कर दिया कि ये बहुत अच्छी किताब है अगर किसी ने अपनी विश को परस्यू रखना है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग जो कॉलन है उसका यूज करेंगे टाइटल और सब टाइटल को से सेपरेट करने के लिए। लेकिन टाइटल और सब टाइटल्स जो होते हैं वो जनरल हो सकते हैं, मतलब पेट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ एग्जाम्पल दी है, ये ऐसा मुमकिन नहीं भी हो सकता। ये तो वो होते हैं कि जनरली इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है। फिर आपको कॉलन यूज करना है आवर्स को मिनट से अलग करने के लिए। आवर्स को मिनट से अलग करने के लिए ये देखें, कॉलन आपने यूज किया 2 hours and 30 minutes, ठीक है। तो 3:15 मीन्स आपने यहाँ कॉलन मिनट से सेपरेट करने के लिए, ठीक हो गया। देन आप आप यूज करोगे कॉलन का इस्तेमाल जब आप बिजनेस लेटर में या किसी भी चीज में ना आप ग्रीटिंग्स लिख रहे हो, आप सलाम लिख रहे हो, आप अल्लाह हाफिज लिख रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज में आप, लेकिन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस से मतलब आप किसी काम के लिहाज से कुछ लिख रहे हो, उसमें जब आप ग्रीटिंग्स शो करते हो तो आपको कॉलन यूज करना होता है इस तरह, डियर मिस्टर स्मिथ और फिर कॉलन, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ डियर डॉक्टर हानिया, ठीक है, तो ये रूल है कॉलन का। देन आप आ जाओ नीचे, आपको रेशोज में कॉलन यूज करना होते हैं। तो सिंपल है, सबको पता है कि रेशो को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम रेशो को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रेशो जो होती है ये कॉलन होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये थी हमारी कॉलन की केसेस। कॉलन की तमाम केसेस आप लोगों ने अच्छे से देख लेनी है। अब बच्चों आ जाता है कि हमें हाइफन कहाँ यूज करना है, ठीक है। हाइफन क्या होता है, डैश से छोटा एक मार्क है, ठीक है, उसको हम हाइफन कहते हैं। हाइफन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखें, हाइफन को हमने कहाँ कहाँ यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग को एमसीक्यूज बनकर आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो इसको गौर से देखिएगा। हाइफन को हम सबसे पहले कंपाउंड एडजेक्टिव्स बिफोर अ नाउन, ठीक है, नाउन से पहले जो हमने कंपाउंड एडजेक्टिव्स लिखने हैं, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो 2 वर्ड से मिलकर बने हैं, ठीक है, लेकिन एक वर्ड है, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। तो जब हमने कंपाउंड एडजेक्टिव्स नाउन से पहले मेंशन करने हैं तो हमने उसमें हाइफन यूज करना है, ठीक है। acting as a single adjective, ठीक है, you to connect 2 or more words acting as a single adjective, a well written essay। तो इस ऐसे नाउन से पहले हम लोगों ने एडजेक्टिव लिखा जो कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है और कंबाइन किया हुआ है हाइफन से एक वर्ड बना दिया गया है, वेल रिटन, ठीक है। a 3-year-old child, तो बच्चों अब याद रखिएगा हमने लिखा है 3 year, ठीक है, लेकिन इसमें हाइफन की वजह से 3 के साथ एयर जो लगा है उसके साथ कोई भी एस नहीं है। लेकिन अगर आप विदाउट हाइफन इसको लिखोगे तो फिर आप 3 years आपको एयर लिखना है और जो विदाउट हाइफन है उसमें आपको एयर्स लिखना है। लेकिन एक एक्सेप्शन इस केसेस में आती है कि जब आपको 1 year लिखना है ना, 1 year, ठीक है, तो उसको आपको ऐसे ही लिखना है 1 year child, ठीक है। उसमें आपको किसी भी तरीके से ना हाइफन पुट करना है ना दूसरा कुछ पुट करना है। 1 year में आप कोई भी हाइफन यूज नहीं करोगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आ जाता है कंपाउंड नंबर्स बिटवीन 21 एंड 29। बच्चों 21 से लेके 99 तक जितने भी आप वर्ड्स में गिनती लिखोगे, ठीक है, जैसे आप लिखोगे 29 तो आप उसमें ये हाइफन पुट होगा। तो ये रूल है कि 21 से लेकर 99 तक जितने भी कंपाउंड नंबर्स है, कंपाउंड मींस एक इसमें 20 है एक इसमें 9 है, एक 50 होगा एक 6 होगा एक 90 होगा एक 3 होगा, ठीक है। तो कंपाउंड नंबर्स 21 से लेकर 99 तक जब आप लिखोगे तो आप उसके दरमियान हाइफन लगाओगे। जैसे देखिए 21, 99, ठीक है, 45, 78, आप कोई और लिख लो 67,
ठीक है, तो आप इसमें हाइफन को पुट करोगे। ये रूल है कि 21 से लेके 99 तक वर्ड्स में जब आप गिनती लिखोगे तो आप उसके दरमियान हाइफन पुट करोगे। फिर आ जाता है बच्चों कंपाउंड वर्ड्स। आपको कंपाउंड वर्ड्स के अंदर हाइफन ऐड करना होता है उसको सिंगल नाउन बनाने के लिए। जैसे हाई स्पीड ट्रेन, तो नाउन से पहले हमने हाई स्पीड को एक नाउन में, कंपाउंड नाउन था ये, कंपाउंड एडजेक्टिव था ये। अप टू डेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो अप टू डेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखते हैं। ये याद रखिएगा, कुछ चीजें पेट है, इनको आपको जहन में वैसे ही रखना है। फिर बच्चों फ्रैक्शंस यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, ठीक है, जब आप फ्रैक्शंस को एडजेक्टिव के तौर पे यूज करोगे। अब फ्रैक्शंस पता है ना, जब हम कहते हैं 2/3, 6, ठीक है, इस तरह की कोई भी फ्रैक्शन जब आप यूज करोगे, लेकिन किसके तौर पर? एडजेक्टिव के तौर पर। एडजेक्टिव क्या होगा? जब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा वो फ्रैक्शन, तब आप उसे हाइफन के साथ यूज करोगे। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, देखिए, यूज अ हाइफन बिटवीन द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं 3/4 लिखती हूँ तो ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब हम मेंशन करेंगे वर्ड्स की फॉर्म में, हम फिर क्या लिखेंगे? इनके दरमियान हाइफन यूज करेंगे एज एन एडजेक्टिव जब इनको यूज करेंगे। देखें, 2/3 मेजोरिटी, अ 3/5 रेशो, ठीक है, तो इसके साथ ये थर्ड्स है, ये 2/3 नहीं है, 2/3 है। थर्ड्स पता है ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर शो करना है हमने, ये वाला, तो इसका ख्याल रखिएगा। फ्रैक्शंस में आपको एस लगाना होता है साथ, ठीक है। 2/3, 3/5, ठीक है, इसके साथ आपको हाइफन लगाना है और साथ में आपको एडजेक्टिव के तौर पे जब यूज करना है तब। टाइम एक्सप्रेशंस, जब बच्चों आपने टाइम एक्सप्रेशन शो करने हैं, यूज हाइफन इन टाइम एक्सप्रेशंस लाइक हाफ आवर, 8:45, ठीक है, 8:45। अ 5 मिनट ब्रेक, ये देखें, अ 5 मिनट ब्रेक, तो 5 मिनट में हाइफन यूज हुआ है। अ 2 आवर मूवी, तो इसमें भी हाइफन यूज हुआ है, ठीक है। तो टाइम एक्सप्रेशंस में भी आपको हाइफन यूज करना है। उसके बाद बच्चों प्रॉपर नाउन्स और नंबर से पहले, ठीक है, प्रॉपर नाउन्स और प्रीफिक्सेस बिफोर प्रॉपर नाउन्स और नंबर्स, ठीक है। देखिए, यूज अ हाइफन विद प्रीफिक्सेस बिफोर प्रॉपर नाउन्स और नंबर्स टू अवॉइड कंफ्यूजन। अब 20th सेंचुरी तो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इससे पहले आप प्रीफिक्स मिड यूज कर रहे हो, मिड 20th सेंचुरी, तो इस मिड 20th सेंचुरी को, मिड को 20th सेंचुरी से सेपरेट करने के लिए आप हाइफन का यूज करोगे। देखें, अमेरिकन सेंटिमेंट, अमेरिकन सेंटिमेंट से आप पहले एंटी लगा रहे हो, तो आप यहाँ पे हाइफन, इस चीज को याद रखो कि किसी भी प्रॉपर नाउन या नंबर को जब आप किसी प्रीफिक्स के साथ लिखोगे तो आपको हाइफन यूज करना है उसको प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नाउन से सेपरेट करने के लिए, ठीक है। बच्चों, जब आपको सेल्फ वर्ड लिखना है ना, सेल्फ वर्ड, तो आपको उससे पहले हाइफन जरूर लगाना है। देखें, सेल्फ इस्टीम, तो आप इसके दरमियान हाइफन जरूर लगाओगे। सेल्फ अवेयरनेस, तो आप उससे हाइफन जरूर लगाओगे। तो ये एक पेट रूल है कि जब आपको कंपाउंड वर्ड्स हो और उसमें आप सेल्फ वर्ड ऐड कर रहे हो, तो फिर आपको हाइफन हर हाल में ऐड करना है। ज्वाइनिंग वर्ड्स टू फॉर्म अ सिंगल कॉन्सेप्ट, जब आपको सिंगल कॉन्सेप्ट बनाना है तब आपको हाइफन लगा के उस कंपाउंड वर्ड को सिंगल वर्ड बनाना है। जैसे कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ठीक है, तो हम यूजर फ्रेंडली को एक एडजेक्टिव देना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसको हाइफन से कंबाइन किया। कॉस्ट इफेक्टिव, हमने हाइफन से इनको कंबाइन किया। याद रखिएगा, जब हमें वर्ड के अंदर ऑल या एक्स गिवन हो, ऑल या एक्स गिवन हो इन कंपाउंड्स हैविंग ऑल और एक्स गिवन होगा तो फिर हम जरूर लगाएंगे हाइफन। जैसे ऑल इनकम्पसिंग एक्स हस्बैंड, ठीक है, तो आपने इनके दरमियान हाइफन का इस्तेमाल जरूर करना है। एक हमने ऊपर पढ़ा कि सेल्फ वर्ड हो, एक्स वर्ड होगा तो हाइफन जरूर यूज करना है। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा, वेल और इल, ठीक है, वेल और इल में भी आपको जरूर हाइफन यूज करना है। वेल नाउन ऑथर, ठीक है, तो आपको वेल मिल गया, उसकी तरह इल फेटेड जर्नी, तो इल और फेटेड के दरमियान में भी हाइफन। तो हमने क्या पढ़ा कि सेल्फ वर्ड हो, क्या हो, वेल वर्ड हो और इल वर्ड हो, तो आपको जरूर हाइफन यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी हाइफन की केसेस, इनको आपने अपने जहन में रखना है ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कैपिटलाइजेशन के रूल्स। कैपिटलाइजेशन और पंचुएशन के नाम से आपका पूरा टॉपिक है, तो कैपिटलाइजेशन से आपको एमसीक्यूज आते होते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखें कि आपको कैपिटलाइजेशन किस तरह। फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस, जब भी किसी नए सेंटेंस को आप लिख रहे हैं, पहला वर्ड हमेशा हमेशा कैपिटल होता है। जैसे एच ही का बड़ा है, वाई यस्टरडे का बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपिटलाइज का सी बड़ा है। तो याद रखिए कि जब भी आपने कोई वर्ड लिखना है, सेंटेंस लिखना है, तो सेंटेंस का पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है। बच्चों फिर प्रॉपर नाउन्स, देखिए आप प्रॉपर नाउन सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करें, आप प्रॉपर नाउन सेंटेंस के मिडिल में यूज करें, आप प्रॉपर नाउन सेंटेंस के एंड पे यूज करें, यू हैव टू ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन्स,
ठीक है। ये देखें, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो ये दोनों क्या प्रॉपर नाउन्स है। माई वर्ड, पहला वर्ड सेंटेंस का कैपिटल, फेवरेट ऑथर इज J.K. रॉलिंग, तो देखो ये सारे वर्ड इसके कैपिटल है, क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है। फिर बच्चों टाइटल्स एंड हेडिंग्स, ठीक है। जब भी आपने कोई टाइटल या हेडिंग ऐड करनी है तो आपको उसका फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ टाइटल एंड हेडिंग्स कैपिटलाइज करना है, और मेजर वर्ड्स जो उसके अंदर मौजूद है उसको भी आपको कैपिटलाइज करने हैं। जैसे यहाँ पे देखें, हम एक टाइटल लिख रहे हैं, द लॉर्ड ऑफ द किंग्स रिंग्स इज अ पॉपुलर फैंटेसी सीरीज, ठीक है। ये एक किताब है, एक सीरीज का नाम है, सॉरी सीरीज है, ठीक है। तो आपने इसका पहला वर्ड भी कैपिटल किया और इसका लास्ट वर्ड भी कैपिटल किया, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। आई एंजॉयड रीडिंग टू किल अ मॉकिंग बर्ड, तो ये देखें, टू पहला वर्ड भी कैपिटल, मॉकिंग वर्ड का भी वर्ड कैपिटल, किल का वर्ड भी कैपिटल। तो मीन्स हमें टाइटल्स में और जितने भी हमारी वो होती हैं हेडिंग्स होती हैं, उसमें हमें अपने जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसके अंदर लिखे हुए सबको कैपिटलाइज करके लिखना पड़ता है, ठीक है। ऑफ और दा को नहीं हम कैपिटल करते क्योंकि वो इतने पॉपुलर वर्ड्स नहीं है, ठीक है, मेजर वर्ड्स नहीं है। जबकि किल, टू, मॉकिंग बर्ड, इन सब के पहले वर्ड को हम कैपिटल करेंगे। लॉर्ड का एल कैपिटल, आर का एल कैपिटल, ऑफ दा को शॉर्ट में ही लिखा है, दा पहला वर्ड है सेंटेंस का तो इसका टी कैपिटल, ठीक हो गया। फिर बच्चों आपको जब भी डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द मंथ या हॉलीडे के नेम मेंशन करने हैं तो वो भी आपको कैपिटल। देखें यहाँ पे, आई हैव अ मीटिंग ऑन मंडे, तो मंडे यहाँ पे एम कैपिटल, जुलाई का जे कैपिटल। एक तो ये सेंटेंस का पहला वर्ड है इस वजह से भी कैपिटल है, वैसे भी आपको मंथ को कैपिटल करके लिखना है, ठीक है। अब आप लिख रहे हो वी हैव ऑफ ऑन ईद, वी हैव, तो ईद एक स्पेशल ओकेजन है, एक हॉलीडे है, तो आप इसका ई कैपिटल लिखोगे। उसके बाद बच्चों जियोग्राफिकल नेम्स, जियोग्राफिकल नेम्स क्या होते हैं? जैसे जितने भी रिवर्स के नाम है, कंट्रीज के नाम है, ठीक है, सिटीज के नाम है, जितने भी इस तरह के नाम है जियोग्राफिकल नेम्स है उनको कैपिटल में लिखना है। जैसे द नाइल रिवर देखिए कैपिटल में है, जापान कैपिटल में है, वैसे भी ये प्रॉपर नाउन्स है तो इनको आपको कैपिटल में ही लिखना होता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक जगह का नाम लिख रहे हैं, ऐसी स्पेसिफिक यानी हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली कैपिटल होगा। सेंट्रल पार्क, ठीक है, सेंट्रल पार्क अब एक स्पेसिफिक जगह का नाम है तो उसको आप कैपिटल में लिखोगे। इसी तरह आई विजिटेड द लॉरी म्यूजियम, ठीक है, पेरिस में है तो पेरिस यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, इसका भी पी कैपिटल है। न्यूयॉर्क सिटी का देखें, न्यूयॉर्क भी कैपिटल में लिखा गया क्योंकि प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और किसी स्पेसिफिक जगह को भी कैपिटल में लिखा गया है। फिर बच्चों आपको किसी भी ब्रांड का नाम लिखना है, किसी भी ट्रेडमार्क का नाम लिखना है, वो भी आपको कैपिटल लिखना है, ठीक है। ब्रांड और ट्रेडमार्क्स के नाम को आपको कैपिटल लिखना है। कोका कोला, तो आप इसका ये देखें दोनों सी कैपिटल लिखते हैं क्योंकि ये एक ब्रांड है। नाइक, ठीक है, इज अ वेल नाउन स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड, तो नाइक का एन कैपिटल। आई यूज गूगल, गूगल का जी कैपिटल। तो याद रखिएगा ब्रांड्स एंड ट्रेडमार्क्स के लिए आपको कैपिटल यूज करना है। नेशनैलिटीज और लैंग्वेजेस के साथ भी आपको कैपिटल ही वर्ड पुट करना है। देखें स्पेनिश का एस कैपिटल, कैनेडियन का सी कैपिटल, ठीक है। नेशनैलिटीज आप फ्रेंच लिख लो तो फ्रेंच का एफ आप कैपिटल ही लिखोगे, चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में लिख रहे हो, मिड में लिख रहे हो या एंड में लिख रहे हो। याद रखिएगा जितनी भी नेशनैलिटीज है और लैंग्वेजेस है उनके नेम्स को आपको कैपिटल में ही लिखना है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्रोनाउन आई, ठीक है। आई प्रोनाउन जो है वो आप सेंटेंस के मिड में, सेंटेंस के एंड में यूज करो, सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करो। ऑलवेज ऑलवेज कैपिटल पुट करना है, आई कभी भी नहीं लिखा जाता सेंटेंस के मिड या सेंटर या स्टार्ट में, ठीक है। आई वेंट टू द स्टोर, शी एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, तो प्रोनाउन आई को हमेशा कैपिटल लिखना है। फिर बच्चों हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड पीरियड्स, जितने भी हमारे हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं उनको हमें कैपिटल में लिखना है। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो ये एक रेवोल्यूशन थी किसी 20वीं सदी की, ठीक है, तो हमने इसको कैपिटल में लिखना है। वी स्टडी द मिडल एजेस, तो मिडल एजेस का एम भी कैपिटल, ए भी कैपिटल। तो याद रखिए कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, पीरियड्स ऑफ टाइम्स होते हैं पास्ट के, उनको भी हमने कैपिटल में लिखना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो सीजन्स, ठीक है बच्चों, सीजन्स के जितने भी समर, विंटर, समर, ऑटम, विंटर भी आपको इसको यूज करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों फैमिली टाइटल्स, जितने भी फैमिली टाइटल्स होती हैं, जैसे आप अपनी आंटी मेंशन करें और साथ में नाम मेंशन करें तो एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा, आंटी जेन, ठीक है। ग्रैंड पा, तो देखें आपने इसको कैपिटल में लिखना। अच्छा बच्चों मैं आपको बता रही थी कि हमें जो हमारे सीजन्स हैं, ठीक है, सीजन्स को भी हमें कैपिटलाइज करके लिखना है, ठीक है। हम समर को एस कैपिटल, ठीक है, विंटर का डब्ल्यू कैपिटल, ऑटम का ए, ठीक है, एंड स्प्रिंग का एस कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। ये रूल है हमारा कैपिटलाइजेशन का कि हमें अपने सीजन्स के फर्स्ट वर्ड को कैपिटल लिखना है जब भी हम इनको लिख रहे होंगे, ठीक है। ये देखें ये हमारा रूल है, कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ द सीजन्स। जैसे यहाँ पे समर का एस कैपिटल है, यहाँ विंटर का डब्ल्यू कैपिटल है।
हालांकि ये स्टार्ट में है तो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस तो वैसे ही कैपिटल होता है पहले अल्फाबेट, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर W जो है वो लास्ट पे है पर फिर भी कैपिटल है। ठीक है, अगला है फैमिली टाइटल्स व्हेन यूज्ड एज प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, जितने भी फैमिली टाइटल्स आप मेंशन करने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखने लगे कि आंटी हानिया, ठीक है, तो आप आंट हानिया जो है ये कैपिटल से शो करेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है आई टॉक टू आंट जेन, ठीक है, तो ये एक फैमिली टाइटल है, आंटी जेन की बात हो रही है तो उसको आपको कैपिटल में लिखना है। ग्रैंडपा को आपको कैपिटल में लिखना है, ये भी एक फैमिली टाइटल है। ठीक हो गया। आई विजिटेड अंकल सैम लास्ट नाइट। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो अंकल सैम है ये मैंने कैपिटल करके लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने शो किया है कि ये मैं एक फैमिली टाइटल लिख रही हूँ, अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन रूल मुझे इसको कैपिटल करके लिखना है। जितनी भी गवर्नमेंटल बॉडीज होती हैं, ठीक है, नेम ऑफ गवर्नमेंटल बॉडीज, जितनी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सबको हमें कैपिटल में लिखना होता है। ये भी कैपिटलाइजेशन का एक रूल है। ठीक है, गवर्नमेंटल बॉडीज और जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है उनको जब भी हमने लिखना है हमने कैपिटल में लिखना है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, तो आप देख सकते हैं डी भी कैपिटल है, एच भी कैपिटल है एंड एस भी कैपिटल है। ठीक है, वी विजिटेड द व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस का डब्ल्यू भी कैपिटल, एच भी कैपिटल, एंड देन वाशिंगटन डीसी तो वैसे भी जो है सिटी का नाम है। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, प्रॉपर नाउन है तो इसको तो वैसे भी आपको कैपिटल में लिखना है। तो याद रखिएगा गवर्नमेंटल बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस के नाम आपको कैपिटल में लिखने हैं। एब्रीविएशंस एंड एक्रोनियम्स, बच्चों जितने भी एब्रीविएशंस होते हैं, एक्रोनियम्स होते हैं, उनको आपको कैपिटल में शो करना होता है। देखिए NASA चारों हमने कैपिटल में लिखे हैं क्योंकि ये क्या है, एक एक्रोनियम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक हो गया। और IT को भी आप कैपिटल में लिखते हैं, ये एक जो है एक्रोनियम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो आपको हमेशा ये जितने भी हमारी एब्रीविएशंस होती हैं, एक्रोनियम्स होती हैं, इनको कैपिटल में लिखना होता है। ये हमारा कैपिटलाइजेशन का रूल है। फिर बच्चों रिलीजियस एंड रिलीजियस टर्म्स, रिलीजियंस एंड रिलीजियस टर्म्स। ठीक है, जितने भी रिलीजियंस हैं और रिलीजियस टर्म्स हैं उनको भी आपको कैपिटल में शो करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए शी प्रैक्टिसेस इस्लाम, तो आई कैपिटल। द सेरेमनी वाज हेल्ड एट द कैथेड्रल, तो यहाँ सी कैपिटल। ठीक है, जितने भी मॉस्क हो गया, इस तरह की जितनी भी चीजें हो गई जो रिलीजियस टर्म्स हैं, जो रिलीजियंस के नाम है, उनको आपको हमेशा कैपिटल में शो करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है कैपिटलाइजेशन का टॉपिक भी, एंड पंचुएशन का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, हमने इसमें पहले पढ़ा कि बेसिकली पंचुएशन होती क्या है, फिर हमने बेसिक पंचुएशन मार्क्स को एक दफा देखा है ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि सारे पंचुएशन मार्क्स किस तरह के दिखते हैं, एंड प्रॉपर उनका बेसिक जो यूज होता है वो देखा। ठीक है, देन हम लोगों ने क्या देखा, एक एक जो पंचुएशन मार्क है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले एक पीरियड से शुरू किया जिसको फुल स्टॉप कहते हैं, उसके यूजेज, उसके केसेस एंड उसके एग्जांपल्स देखी। फिर हम लोगों ने पीरियड के बाद सेकंड नंबर पर कोमा देखा था। ठीक है, कोमा की तमाम केसेस देखी थी कि इसको हमें कहाँ यूज करना है। देन हम लोगों ने कॉलन का पढ़ा कि कॉलन किधर किधर यूज करना है। ठीक है, और देन फिर हम लोगों ने हाइफन पढ़ा। तो और हाइफन के बाद हम लोगों ने अपनी कैपिटलाइजेशन के रूल्स भी इसी लेक्चर में पढ़ लिए। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जितने भी क्यूरी आएंगे ध्यान से लेक्चर सुनिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।